सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट्स में। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट्स में सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे नीट में। ठीक है, आई होप आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपकी नीट की तैयारी को बहुत अच्छा करने लेके आया हूँ ये सीरीज, जिसमें हम हर चैप्टर 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 12th का हर चैप्टर हम 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखो, सॉल्यूशंस में क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्वांटिटेटिव वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100%। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100%। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। पार्ट्स पर मिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्लस टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ठीक है, पीपीएम है, मिलियन है, तो हमको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं काय से। ठीक है, ये एक्स जो है ना वो काय है, इसको क्या बोलते हैं? काय। तो हमारे पास क्या है? मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स है, ए और बी। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालू ए का, तो मोल फ्रैक्शन ए क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, मतलब Na प्लस एनबी, Na अपॉन Na प्लस एनबी। सिमिलरली एक्स बी निकालू, मतलब काय बी निकालू, तो क्या हो जाएगा? एनबी प्लस Na अपॉन Na प्लस बी। ठीक है, एनबी अपॉन Na प्लस एनबी, मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करोगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है। दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा? आपका 1 आएगा। ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा। नेक्स्ट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम हमको पता है जब भी वॉल्यूम फैक्टर आता है तो वो जो हमारा फंक्शन होता है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन होता है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो मोलरिटी हमारी टेम्परेचर डिपेंड करती है। बात करते हैं मोलरिटी की, तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन हमारी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होता है? जो सॉलिड और सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के साथ क्या होती है? जो सॉलिड और सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के साथ क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अगर हमको पता है क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्विटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्विटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे लीच चैटल प्रिंसिपल लगेगा। क्या लगेगा? लीच चैटल प्रिंसिपल लगेगा। तो हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सो दैट सॉल्विटी विल इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स की, तो अगर एग्जाम्पल है O2 इन वाटर, तो हमारे पास एक लॉ आता है जो इसको बहुत अच्छे से समझाता है, जो है हेनरीज लॉ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्विटी ऑफ गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? एक्स। हम सॉल्विटी को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? P इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन या KH काय। तो KH जो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा काय के, मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम KH, या बोल सकते हैं जितनी ज्यादा सॉल्विटी उतना कम KH, मतलब सॉल्विटी और KH क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, सॉल्विटी और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसका? सॉल्युबल टू गैसेस एंड सॉलिड्स की। ठीक है, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मान लीजिए O2 डिसॉल्व इन वाटर, तो क्योंकि ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्विटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्विटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लीच चैटल प्रिंसिपल यही कहता है। हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। इसलिए कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कम करोगे सॉल्विटी ज्यादा होगी, तो O2 ज्यादा डिसॉल्व होगी, O2 जो है ज्यादा डिसॉल्व होगी कोल्ड वाटर में, सो दैट दे कैन इजीली ब्रीथ। नेक्स्ट आते हैं राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ क्या बोलते हैं? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर हमारे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है, द पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। लिखेंगे कैसे? जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन की। अगर बी हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। तो जब प्रोपोर्शनल साइड हटाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? P0A। P0A क्या है? P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ A। और P0B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B और P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। तो PA इक्वल्स टू P0A XA, यहाँ पे PB इक्वल्स टू P0B XB बन जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर होगा इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A एंड B। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A एंड B जो कौन बोलता है? डाल्टन्स लॉ बोलता है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? जो टोटल प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। तो PA की वैल्यू क्या है? P0A XA। PB की क्या है? P0B XB। हम मान लेते हैं कि P0B ज्यादा है P0A से, P0B ज्यादा है P0A से, तो XA की जगह लिख देंगे 1 - XB, क्योंकि XA प्लस XB क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे सेम रहने देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इसको, तो P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। सिमिलरली क्या हो जाएगा? P0A प्लस P0B माइनस P0A, क्योंकि P0B आपने ज्यादा लिया था, XB हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? ये हमारी क्या बन गई? हमारी बन गई
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, सी क्या है आपका पी नॉट ए, तो सी है आपका पी नॉट ए, और आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, और आपका स्लोप क्या होगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये जो आपका ग्राफ है किसके लिए, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी के लिए। ये जो आपका ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, मतलब ये वाली इक्वेशन के लिए पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स है, और जो दूसरा ग्राफ है हमारा पी बी, ये हमारा जो ग्राफ है वो किसके लिए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था किसका, राउल्स लॉ का। आगे चलते हैं, आगे हमको देखना है अगर वेपर फेज की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने बात करी सॉल्यूशन फेज की। अगर वेपर फेज की बात करें तो कौन सा फॉर्म लगाना है आपको, पी ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी, टोटल प्रेशर लेना है आपको। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालोगे, वाई पी टी, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालोगे, वाई बी पी टी। वाई और वाई बी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन है ए और बी के वेपर फेज में। हम बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिड्यूस। जैसे हमने कुछ, हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, जैसे हमने सॉल्यूट डाला तो क्या हो जाएगा, जो सरफेस है, तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कवर कर रखा सरफेस एरिया, वो अब क्या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ठीक है, जो पहले सरफेस सॉल्यूट मॉलिक्यूल से कवर कर रखा था वो अब रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के आने की वजह से जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो पी नॉट ज्यादा हो गया और पी सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया, ये बोलता है हमारा लगता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको पी सॉल्यूशन को डिक्रीज हो जाएगा पी नॉट से। हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशंस हमको पढ़ने हैं। आइडियल सॉल्यूशन आपके ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, तो आपका डेलिश मिक्सिंग में जीरो होगा, मतलब कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, एंथैल्पी रिलीज होगी ना आपकी एब्जॉर्ब होगी। सिमिलरली डेल्वी मिक्सिंग जीरो होगा, मतलब आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम था वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी बी, हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स ए बी, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ना, ए और बीबी के किसके इक्वल होंगे, ए बी के इक्वल होंगे। ठीक है, ए और बीबी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके इक्वल होंगे, ए बी के इक्वल होंगे। एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में एन हेक्सेन एंड एनहेप्टेन एग्जांपल होता है, और ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोथेन। ठीक है, हेक्सेन हेप्टेन और ब्रोमोइथेन और क्लोरोथेन। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है डोंट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, या वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा या लोअर आएगा। हायर और लोअर वेपर प्रेशर प्रिडिक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से आपने प्रिडिक्ट किया था ना, उससे ज्यादा आएगा, उससे कम आएगा। जो ज्यादा आएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, या वेपर प्रेशर ज्यादा आता है आपसे आपके राउल्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से। यहाँ पे क्या होगा, जो एबी इंट्रैक्शंस होंगे ना, जो एबी इंट्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वीकर होंगे। एबी इंट्रैक्शंस वीकर होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो होता है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ पे डेल्वी मिक्सिंग जो होगी ना वो पॉजिटिव होगी। डेल्वी मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, वो ज्यादा होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल से। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। इथेनॉल एग्जांपल क्या, इथेनॉल एसीटोन, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और CH2 एसीटोन, यहाँ पे भी कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, CH2 एसीटोन और इथेनॉल एंड एसीटोन। सिमिलर अगर बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, एबी के जो इंट्रैक्शंस होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे। एबी के इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, इसलिए वहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, या वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और डेल्वी मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वो कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल बात करते हैं फिनॉल और एनिलीन की, और एसीटोन और CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म की। तो यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई दे शो नेगेटिव डेविएशन। तो आपको जब भी कैसे ध्यान रखोगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा। ये कौन से शो करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट शो करते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट शो करते हैं, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज एजोट्रॉप्स। सो एजोट्रॉप्स इज बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन लिक्विड वेपर फेज। आपका बाइनरी मिक्सचर होंगे, मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर, और दोनों ही कंपोनेंट्स का लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में सेम कंपोजिशन होगा। ठीक है, सेम कंपोजिशन होगा, और ये बॉयल होते हैं एट कॉन्स्टेंट टेंपरेचर। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेंपरेचर में बॉयल होते हैं। दैट्स व्हाई दे कांट सेपरेट, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। वाई, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते इनको, बिकॉज दे बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेंपरेचर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दो तरह के मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट मतलब इनका डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजेंट मतलब इनका डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्स लॉ। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एग्जांपल, इथेनॉल और वाटर, आपको रेशियो भी याद रखना 95% और 5%। नाइट्रिक एसिड और वाटर 68% और 32%। अब बात करते हैं ग्राफ की, तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो आपका वेपर प्रेशर होगा, प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट आपका कम होता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। सिमिलरली पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, होना चाहिए था ज्यादा, होना चाहिए था इतना, बट ज्यादा होता है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, तो ये ज्यादा आएगा, ये भी ज्यादा आएगा और ये भी ज्यादा आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है। दे आर क्वांटिटेटिव नेचर, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, अब पहली जो होती है वो हमको पढ़नी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेव प्रेशर। जैसे हमने सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट में तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। अभी हमने देखा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ जाएगा। तो हमारा राउल्स से क्या होता है, हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर ए गैस है या वन गैस है तो हमारी क्या हो जाएगा, x1 इंटू P1 नॉट। ठीक है, P1 नॉट क्या है, वेव प्रेशर ऑफ प्योर गैस। तो रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन कितना हो जाएगा, डेल P1 कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा और सॉल्यूशन कम है, तो हमारा हो जाएगा P1 और P1 की जगह देंगे x1 P1 नॉट, x1 P1 नॉट। तो ये हो जाएगा डेल P1 इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस x1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x2 P1 नॉट। ठीक है, x2 P1 नॉट। तो रिलेटिव लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग कैसे निकालेंगे, जितना चेंज है उतना और कितना इनिशियली है। ठीक है, कितना इनिशियली है तो चेंज कितना है, डेल P1 अपॉन P1 नॉट कितना हो जाएगा, x2 P1 नॉट और P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो x2 P1 x2 बच जाएगा आपके पास P1 नॉट माइनस P1। ये क्या है, P1 नॉट माइनस P1 और ये P1 नॉट x2। तो हमारे पास फॉर्मुला क्या आ गया, x2 क्या होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हमारा फॉर्मुला आ गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, याद रखना है फॉर्मुला। x2 क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, x1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, आपकी जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे बहुत ज्यादा होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होंगे, N2 बहुत कम होगा N1 से। तो यहाँ पे N2 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपको फॉर्मुला बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और हम पढ़ेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जैसे आपने सॉल्यूट डाला ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। टीबी नॉट किसका है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल टीबी इक्वल्स टू, हमको फॉर्मुला याद रखना है, डेल टीबी इक्वल्स टू केबीएम। डेल टीबी इक्वल्स टू केबीएम, डेल टीबी क्या हो जाएगा, क्योंकि टीबी ज्यादा है टीबी नॉट से, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबीएम। एम क्या है, मोलिलिटी है। ठीक है, एम मोलिलिटी है, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी। मोलिलिटी क्या हो जाएगी, गिवन वेट मतलब मोल्स, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी केबी क्या होता है, याद रखना है केबी क्या होता है, नाम क्या होता है इसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, एबिलोस्कोपिक लिखा हुआ है ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। सिमिलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हमने सॉल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे टीएफ ज्यादा होगा टीएफ नॉट से, तो डेल टीएफ क्या हो जाएगा, डेल टीएफ हो जाएगा आपका टीएफ माइनस टीएफ नॉट और इक्वल टू क्या होगा केएफ एम। केएफ क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है और एम क्या है मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या हो जाएगी W2 अपॉन M2 इंटू M1। M1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे केएफ को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एबिलोस्कोपिक बोलते थे, यहाँ बोलते हैं कायरोस्कोपिक। ठीक है, यहाँ बोलते हैं कायरोस्कोपिक या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो एग्जांपल देख ग्राफ देख लेते हैं एलिवेशन का और डिप्रेशन का। एलिवेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, इसलिए हमने इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाया। और ये सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट और ये हमारा सॉल्वेंट का क्या होगा, कम होगा। तो आपको इसे दिखाना है। डिप्रेशन में क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डिप्रेशन में क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। जो सॉल्वेंट का आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है लेस होगा। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो टेम्परेचर सॉल्वेंट का ज्यादा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है। अगर यहाँ ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में, ये ग्राफ एग्जाम में आता है। अगर आपने लिक्विड सॉल्वेंट का अगर और टेम्परेचर कम कर दिया, अगर लिक्विड सॉल्वेंट और टेम्परेचर कम कर दिया तो सॉल्वेंट जो होगा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है फ्रीज हो जाएगा और फ्रोजन सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर इससे भी आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये आपका फ्रोज हो जाएगा। ठीक है, आपका फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेल टी एफ और इसको बोलते हैं डेल टी बी। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट फ्लो होता है वो कहां से होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो से हाई होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारे सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, तो कहां से फ्लो होगा, लो से हाई फ्लो होगा। लो से हाई मतलब यहाँ से हमारा सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, बट हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन साइड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि हमारा जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाए। The excess pressure from the solution side that stop the flow of solvent and to prevent osmosis is called osmotic pressure. Osmotic pressure को, osmosis process को prevent करने के लिए हम osmotic pressure लगाते हैं जिससे कि जो भी solvent आया है यहाँ पर वो वापस चला जाए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जाम फॉर्मुला क्या होता है, तो पाई इक्वल टू होता है सीआरटी। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन VRT। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या हो गया, CRT। अब क्या लिख सकते हो हम इसको, यार पाई W2 अपॉन M2 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि N2 है, और VRT। अब हमारा क्या हो गया, M2 कैसे हो गया, M2 निकाल सकते हैं यहाँ से, M2 निकाल सकते हैं W2 RT अपॉन पाई V। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पाई होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है M के।
जिसका मोलर मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जिसका मोलर मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए बता रहा हूं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लो आप ऑस्मोटिक प्रेशर की। वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये पूछा जाता है आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस में। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही है जो डिपेंड करती है टेंपरेचर पे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मोलरिटी टर्म आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है और मोलरिटी टर्म भी आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम की वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो डिपेंड करती है टेंपरेचर पे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी अप्लाई होती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का सेम होगा। एग्जांपल लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, वो किसके इक्वल होता है 0.9% m/v, मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या हो गया, वहां पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई 0.9% NaCl से, तो हमारा फ्लो कहां होगा, लो से हाई होगा। लो से हाई होगा मतलब जो वाटर होंगे सेल से, जो वाटर होंगे सेल से वो कहां जाएंगे, फ्लो आउट ऑफ द सेल्स और NaCl में आ जाएंगे, ठीक है। जो वाटर होगा वो फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड NaCl में आ जाएंगे, क्योंकि वाटर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, आपके सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है, आपके सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हाइपोटोनिक की बात करें तो आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा कर ली 0.9 से, अब क्या होगा, लो से हाई होता है, लो से हाई होता है तो अब कहां जाएगा, अब NaCl से सेल में जाएगा, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन सेल में जाएगा तो द वाटर फ्रॉम NaCl विल फ्लो इनटू द सेल्स, वाटर फ्रॉम NaCl विल फ्लो इनटू द सेल्स, तो आप क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, फूल जाएंगे वो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या हो रहा था हमारा, लो से हाई जा रहा था अभी, अब क्या कर सकते हैं, हाई से लो कर सकते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन साइड से हम लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर लगाएंगे, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर ग्रेटर देन पाई लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड, तो क्या होगा वहां पे जो सॉल्ट वाटर है, जो सारा सॉल्ट वाटर उसमें सारा पानी तो आपका निकल जाएगा, आपका सारा फ्रेश वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपकी सारी इंप्योरिटी बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी इंप्योरिटी बच जाएगी और यहाँ पे सारा फ्रेश वाटर आपका निकल जाएगा। तो यूज इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। जो भी आपका सी वाटर है उसको डीसैलिनेट करना है, मतलब उसमें नमक निकालना, सारी गंदगी निकालनी है, आपको प्योर वाटर चाहिए, तो आप ये प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर सकते हो। यहाँ से आपका आउटलेट है तो यहाँ से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। अब देखते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। एब्नॉर्मल मोलर क्या होता है, या तो आपका जो मोलर मास है उससे हाई होगा या लो होगा, उसको बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। तो ये होता क्यों है, ये होता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से वहाँ पे एब्नॉर्मल मोलर मास होता है। देखो बात करो KCl के लिए, KCl पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे आयंस बढ़ रहे हैं, आयंस बढ़े तो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना, जो भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो बढ़ेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो आपका मोलर मास कम होगा, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास डिसोसिएशन केस में आपका मोलर मास डिक्रीज होता है। एसोसिएशन केस देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल्स, एसिटिक एसिड में यहाँ पे क्या होगा, डायमराइजेशन होगा। डायमराइजेशन में क्या हो रहा है, आपका जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, मोलर मास इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें KCl के, तो यहाँ पे I की वैल्यू होती है 2, I क्या वेंटो फैक्टर है, ठीक है, I क्या है वेंटो फैक्टर है, ये बता दें कितना एक्सटेंड हुआ, कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ। अगर डिसोसिएशन हुआ तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, अगर एसोसिएशन हुआ तो यहाँ पे I की वैल्यू 0.5 है। वेंटो फैक्टर देख लो, वेंटो फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास। एब्नॉर्मल मोलर मास मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन मोलर मास निकाला ना, जो आपने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करके मोलर मास निकाला वो होता है एब्नॉर्मल, और नॉर्मल होता है जो कैलकुलेट करके निकाला है। सिमिलरली I इक्वल्स टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके निकाली है। अब ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कोई सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दे कि कौन सा फॉर्मूला सही है, वही पूछा जाता है। तो डिसोसिएशन का आपको फॉर्मूला लगाना है, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। I क्या आपका वेंटो फैक्टर, N क्या आपकी नंबर ऑफ आयंस, N क्या आपके नंबर ऑफ आयंस है, और अल्फा क्या आपका कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना एसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना एसोसिएट हुआ है वो है। सिमिलरली एसोसिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे होगा I-1, तो सेम, तो न्यूमरेटर सेम है, बट यहाँ 1 अपॉन N-1 हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन N-1 होगा, I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1। देखो अगर N है हमारे पास, KCl है तो N हो जाएगा 2, अगर हमारे पास CH3COH क्या बन रहा है, CH3CO होल ट्वाइस बन रहा है, मतलब डायमंड बन रहा है, डायमंड बन रहा है तो यहाँ पे भी N इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है, N इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब 1/2 रखना है यहाँ पर, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन 100% हो रहा है, तो वहाँ पे I जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, N के। I इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस, तो KCl हाफ के I इक्वल्स टू 2, क्योंकि K प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे भी I इक्वल्स टू 2, MgSO4 Mg प्लस 2 SO4 2 माइनस, तो I इक्वल्स टू 2, और K2SO4 2K प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे भी I इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 K प्लस है और एक SO4 2 माइनस, तो कितने हो गए 2 + 1 3 हो गए, ठीक है, 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी हमारी, अगर हमने बात करी कि हमारे पास डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे हमको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिंपल सब में I से मल्टीप्लाई कर दो, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू I N2 अपॉन N1, डेल्टा इक्वल्स टू I के FM, डेल्टा B इक्वल्स टू I के BM और पाई इक्वल्स टू ICRT।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। इसी तरह देखिए, इसी तरह इस चैनल पे आपके नीट के एग्जाम के पहले 12th की सारे चैप्टर्स के 15 मिनट्स के वन शॉट्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।